गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका सबसे पहले तो गुड इवनिंग, आपका इस वीडियो में स्वागत करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? चलें, थैंक यू। बेटा, ये देखिएगा, इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है। एक तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पोर्शन आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि कई बार हम टीचर्स बार बार बच्चों से कहते हैं कि बेटा आप ऐसा करिए कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, कंसेप्ट के साथ चीजों को उठाइए जिससे कि चीजें आपको उतनी टफ ना लगे। तो कंसेप्ट का मीनिंग क्या हुआ, मतलब क्या है कंसेप्ट? क्योंकि कई बार बच्चा कहता है कंसेप्ट क्या हुआ सर, केवल फैक्ट्स को पकड़ करके चले। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिससे आप समझे कि कंसेप्चुअल एप्लीकेशन क्या होता है। सेकंड थिंग इज दैट, एक ऑनलाइन क्लास का एक शेड्यूल बनाना चाहते हैं जिसमें आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं एक नॉमिनल फीस पर अगर वो उसे ज्वाइन करेंगे तो उस फीस पर हम आपका 2024 का नीट का जो सिलेबस टिल द एंड ऑफ द 31 मार्च 2024 तक उसको कैसे कंप्लीट करें जिससे कि आपको 2024 का नीट निकालने में थोड़ा सा हेल्प मिले। वो ऑनलाइन ऑनलाइन फिजिक्स क्लास एक स्टार्ट करेंगे। ये बेटा 15 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट करेंगे। ये क्लासेस बेटा 3 डेज इन ए वीक होंगी, पर वीक। और वो डेज होंगे बेटा सैटरडे, संडे एंड मंडे। जरूरत के अकॉर्डिंग बेटा 2 आवर्स पर डे का क्लास होगा। इसका नाम ही बेटा हमने रखा है टारगेट नीट 2024। हमें इसको क्रैक करना, ये अपना प्राइमरी टारगेट है। तो इसमें कैसे क्या इसका विवरण होगा और डिटेल है वो मैं आपको वीडियो के बीच में दिखाता चलूंगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम है हम यहाँ पर वो लेना चाहते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन होता है, 2D मोशन होता है। कैसे आप देखिएगा, जैसे ये पेन है बेटा, अगर इस पेन को मैं ऐसे फेंक दूं, सपोज दिस पेन इज हियर और वी आर प्रोजेक्टेड लाइक दिस, तो आप देखिएगा जब ये पेन इस तरह से आगे बढ़ रहा होगा तो आप देखें एक्स एक्सिस पे वैल्यूज चेंज हो रही हैं। देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आर चेंजिंग, एज वेल एज देखिएगा वाई एक्सिस पे भी वैल्यूज बदल रही हैं। देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस पे इसकी ऊंचाई 0 है, यहाँ थोड़ी सी बढ़ जाती है, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ कम कम कम। तो जब आपको पता है ऐसा कोई मोशन हो जिसमें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर दोनों पर कोऑर्डिनेट बदलते हैं, देन सच अ मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। और प्रोजेक्टाइल उसका एग्जाम्पल है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोजेक्टाइल को आप एक कलेक्टिव फिनोमिना ना समझें। एक आप मतलब आप उसको एज ए होल ऐसे देख के ना चलें कि बॉल ऐसे जा रही है और गिर रही है। आप कोशिश करें कि प्रोजेक्टाइल में जब भी आप उसको ऑब्जर्व करें तो पार्टिकल जब इस तरह से जा रहा है तो उसका एक्स एक्सिस की जो मेजरमेंट है उनको अलग से डील करें और वाई एक्सिस के मेजरमेंट को अलग से डील करेंगे, तब आपका ये चैप्टर थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। मैं उन्हीं बातों को यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूं, तो जरा सा एक बार देखिएगा इसको। डायग्राम में थोड़ा सा फेयर बना लूं, फिर आपसे बात करता हूं। देखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है कि पार्टिकल को आप जमीन से फेंकते हैं और वो ग्राउंड लेवल पे ही जाके टकराता है। जमीन का मतलब ये नहीं कि आप जाके फर्श पे ही फेंकते हैं, आप छत पर भी फेंकें तो छत पर इस स्थान से आपने फेंका वो इसी लेवल पे गिरा। तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये होता है, जिस लेवल से आप इसे प्रोजेक्ट करते हैं वो इसी लेवल पे गिरे। इसके जो रिजल्ट होते हैं वो थोड़ा सिंपल होते हैं और इसके रिजल्ट को कई बार हमारे स्टूडेंट्स जो है ये थोड़ा सा याद करके देना चाहते हैं। तो पहला कंसेप्ट मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि बेटा कोशिश करिए कि फार्मूले को याद जो बड़े जरूरी है उन्हें रख लीजिए, लेकिन उनको डायरेक्ट अप्लाई करने का दिमाग से हटा दीजिए। जिन केसेस में इस तरह का सिमेट्रिकल केस होगा तो ये जो आपके फार्मूले होते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, आप अगर पढ़े हैं तो जानते हैं। रेंज का, रेंज का मतलब दिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इवन मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, इसको डायरेक्ट अप्लाई करने से आप बचिए। तुम कहोगे क्या कभी ना करें? नहीं, उस समय करिए बेटा जिस समय प्रोजेक्टाइल सेम लेवल से फेंका जाए, जिस लेवल से चला उसी लेवल पे गिरे। तुम कहोगे फिर क्या करें? तो प्रोजेक्टाइल के मैं तुम्हें 2-3 कंसेप्ट बता रहा हूं। कंसेप्ट 1, पहला कंसेप्ट बेटा इसका ये है कि आप देखिए जब प्रोजेक्टाइल को आप हवा में फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन केवल ड्यू टू ग्रेविटी है और ये एक्सेलरेशन केवल वाई एक्सिस पे काम करता है। और इस दौरान बेटा एक्स एक्सिस पर अगर मैं तुमसे कहूं एक्स एक्सिस पे कोई क्या एक्सेलरेशन है? नहीं है बेटा। तो प्रोजेक्टाइल का पहला कंसेप्ट ये बना कि एक्सेलरेशन इज ओनली अलोंग वाई एक्सिस पे ही एक्सेलरेशन है। और आपको पता है बेटा एक्सेलरेशन का रूल क्या होता है? एक्सेलरेशन का काम है पार्टिकल के वेलोसिटी को या तो बढ़ाना या तो घटाना। तो ये जब वाई एक्सिस पे ही एक्सेलरेशन है
तो इस प्रोजेक्टाइल की अगर वेलोसिटी u है, इसका आप एक कंपोनेंट ux कर दें, और अगर एंगल थीटा है तो ये u cos थीटा हो जाएगा, और अगर इसका एक y कंपोनेंट u sin थीटा कर दें, तो आप एक बात तो समझ गए होंगे क्या, क्योंकि y एक्सिस पे ही एक्सेलरेशन है, तो पूरी की पूरी जर्नी में केवल y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो बदलेगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूरी जर्नी में वही का वही बना रहेगा। तो पहला कंसेप्ट क्या बना, since ay equal to finite value, therefore only y component of velocity changes, केवल बेटा y कंपोनेंट बदलता है। एंड आप इसका सेकंड पार्ट लिखें, since ax इक्वल टू जीरो, बेटा देखिए x एक्सिस पे एक्सेलरेशन जीरो है, देयरफॉर बेटा x कंपोनेंट डज नॉट चेंज। इवन डज नॉट चेंज का बेटे मतलब समझिएगा, पूरी जर्नी में नहीं बदलता है। मतलब ये अगर x कंपोनेंट इसका ux इस जगह है, तो जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा, यहां पर भी इसकी वेलोसिटी बेटा अगर मैं vx लिखूं तो ux के बराबर ही बना रहेगा, यानी u cos थीटा ही रहेगा। पार्टिकल यहां जाए, इसकी वेलोसिटी निश्चित रूप से बदल जाएगी, लेकिन बेटा इसका x कंपोनेंट जो होगा v डैश x, ये अभी भी ux ही बना रहेगा। इवन आप यहां पार्टिकल ले लें, तो अगर आप यहां पर वेलोसिटी इसका u डैश ले लें या u डबल डैश ले लें, जो भी आप सिंबल लेना चाहें, तो इसका x कंपोनेंट u डैश x जो होगा बेटा वो ux ही बना रहेगा। तो प्रोजेक्टाइल का बेटा ये जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कि ड्यूरिंग द एंटायर मोशन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है दैट इज नॉट चेंजिंग, वो लगातार सेम बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। करेक्ट, आई थिंक ये बात आप समझे होंगे। अब इसका मैं एप्लीकेशन तुम्हें बताऊं, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो अभी तो एक चीज और थोड़ा सा बेटा ऐड कर लूं, ये था कंसेप्ट 1। अब एक कंसेप्ट 2 डालते हैं, जो कि आप ध्यान रखना, जैसे आप जब सवाल करने बैठते हैं तो कोशिश करें कि अच्छा यार कंसेप्ट 1 ये है, चलो कंसेप्ट 2 क्या है। कंसेप्ट 2 ये है कि प्रोजेक्टाइल में इन क्वांटिटीज की जो फार्मूले हैं बेटा, उनको डायरेक्ट लगाने से बचना चाहिए, अगर वो सिंपल डायरेक्ट वाला नहीं आ रहा। जैसे कई केसेस होंगे, प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड जाएगा, जिस लेवल से चला उसी लेवल पे गिरेगा। आपको सिंपली अगर इनकी वैल्यूज पूछे जाए तो बिल्कुल लगाइए, क्या होंगी इनकी वैल्यू भी हम डिराइव करके आपको बताते हैं। अदरवाइज आपको इस चीज का प्रैक्टिस होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल में बेटा किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए जो आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो ये आ गया कंसेप्ट 2। कंसेप्ट 2, अब ये कंसेप्ट 2 क्या है बेटा, अगर ये याद रख लोगे, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें, ये तो खैर सपोर्टिंग हो गया, तो दिख रहा है कि यार एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस पे तो चीजें चेंज होंगी, लेकिन इसे ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, यानी जो यूएक्स है ये हमेशा सेम या कांस्टेंट बना रहेगा, ये ध्यान रखें। ये वाला कॉम्पोनेंट, ये वाला बेटा जो कंसेप्ट वो ये है कि प्रोजेक्टाइल का असल मीनिंग बेटा ये होता है एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर अलग अलग करना। मैं बता रहा हूं, एक्चुअली अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो आप जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। ये जो तीन इक्वेशंस हैं जिनको आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, इनका एप्लीकेशन बेटा आप क्या करो, x एक्सिस एंड y एक्सिस पर सेपरेटली करें। मतलब आप यकीन मानिए, आपको केवल और केवल इन इक्वेशंस को सावधानी बरतते हुए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर अगर आप सेपरेटली करना सीखने लगेंगे, तो आपके प्रोजेक्टाइल के जो सवाल है वो थोड़ा सा आसानी से उठने लगेंगे, इवन बड़ी आसानी से उठने लगेंगे। तो अब मैंने इसमें जो दो मेन कंसेप्ट बताए उन्हें ध्यान रखें। पूरे प्रोजेक्टाइल में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या होता है कि इस प्रोसेस में अगर आप किसी चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं, इवन आप बेटा इसे भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, और आपका मन है कि हमें फार्मूला डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना या आप भूल गए हैं, तो फिर आप इन इक्वेशंस को अप्लाई करें, वो आपको मिल जाएगा। तो मैं इसी का एप्लीकेशन करके आपको इन सभी का प्रूफ एक सेकंड बताता हूं। सो आई होप आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे, क्या कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अनचेंज रहता है, पहला कंसेप्ट। दूसरा क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल में आप इक्वेशन ऑफ 1D जो होता है, जो तीन इक्वेशन आपको पढ़ाई गई इक्वेशन ऑफ मोशन, उनका एक्स और वाई एक्सिस पर एप्लीकेशन आप अलग अलग करें, यही मेन इसका तथ्य है। आइएगा मैं बताता हूं। जैसे देखिएगा, देयर इज ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इट गोज एंड स्ट्राइक्स टू द एंड o डैश एट द सेम लेवल, और इसकी जर्नी यहां पे जाके खत्म हो जाती है, ये o है। हमसे ये पूछा गया व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में आप में से बच्चों को फॉर्मूला तो याद होगा, तो आप कहोगे ठीक है मुझे तो याद है, 2u sin थीटा अपॉन जी। बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है कि जमीन से जमीन आए तो बिल्कुल लगा दीजिएगा, मैं उसके लिए नहीं मना कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब क्वेश्चन किसी भी लेवल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने का है, जैसे प्रोजेक्टाइल बेटा कुछ ऊंचाई से फेंका जाए, ऊंचाई से हॉरिजॉन्टल फेंका जाए, ऊंचाई से डाउनवर्ड फेंका जाए, उस केस में आप इसका जो फार्मूला था 2u sin थीटा अपॉन जी, जो मैं भी फाइंड आउट करूंगा, वो नहीं लगा सकते बेटा। फिर कहोगे फिर क्या लगाएं? बेटा द मेथड बाय विच यू आर गेटिंग द फार्मूला वो लगाना है। यहां से यहां तक का टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज दैट टाइम टिल विच इट रिमेन्स इन एयर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जब तक वो बॉडी हवा में रही। तो हवा में बॉडी बेटा ओ से ओ डैश तक रही थी, इसलिए आप इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। हाउ टू गेट इट, आप देखें इसे कैसे पाते हैं। इक्वेशन आप यूज करिएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का। तो आप कहेंगे इस इक्वेशन को हमने क्यों लिया बेटा, आप जरा देखिएगा। टाइम निकालने के लिए हमारे पास दो ही इक्वेशन है जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है। एक है बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक है बेटा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हम वो वाली इक्वेशन ले रहे हैं जिसमें h है। रीजन क्या है, जब पार्टिकल बेटा देखिएगा यहां से जाएगा और इस जगह पे गिरेगा, तो y एक्सिस पर इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो हो जाएगा। ये बात ना समझे, मैं फिर से रिलेट करा दूं। पार्टिकल यहां से चला, यहां टकराया, इस दौरान उसने x एक्सिस पे इतनी दूरी तय की, लेकिन y एक्सिस पे देखो, ये y एक्सिस आप नोट करें, इस पे इसकी दूरी जीरो है। क्यों? जमीन पे था, जमीन पे ही पड़ा हुआ है, यानी y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो आप यहां लगाइए, कहां से कहां तक लगाएंगे, फ्रॉम o टू o डैश, यानी हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं इस स्थान से स्थान तक। और किस एक्सिस पे लगा रहे हैं बेटा, y एक्सिस पर। तो मैंने तुम्हें बताया था बेटा ये जो इक्वेशंस होती हैं इनको या तो x एक्सिस पे इंडिपेंडेंट लगाओ या y पे लगाओ, किसी एक एक्सिस पे लगाना है, आप दोनों एक्सिस पे कलेक्टिवली नहीं लगाएंगे। आप इसको लगाए तो जरा गौर से देखो, जब पार्टिकल o से o डैश पर गया तो y एक्सिस पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, क्योंकि वो जमीन पे था, जमीन पे आ गया, जीरो। u क्या होगा, इट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस को हमने uy से डिनोट किया। t इज द टाइम, इसको हम कैपिटल T से लिख रहे हैं, ये लिख दीजिएगा, प्लस हाफ। साइन रूल के अकॉर्डिंग g माइनस होगा, आपको पता है g नीचे की तरफ है, माइनस होगा। क्या साइन रूल ले रहे हैं, मैं बता रहा हूं, जरा अप्लाई कर दें। माइनस जी इंटू टी स्क्वायर है। बेटे साइन रूल एक ही लेते हैं, और वही लोगे तो अच्छा रहेगा। क्या, सारी चीजें यहां से मेजर की जाएंगी, जो स्टार्टिंग पॉइंट हो उसे आप क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए। अगर कोई क्वांटिटी या किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है तो उसे प्लस लो। तो आप देखिए, अगर इसे ओरिजिन मान लें, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है तो प्लस है, अगर उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो माइनस है। जी देखो बेटा, डाउनवर्ड है तो ये माइनस होना चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी राइट साइड में है तो प्लस है, जैसे ये यूएक्स राइट साइड में है तो इसे हम प्लस से लेंगे, और अगर कोई क्वांटिटी लेफ्ट साइड में होती तो उसे हम माइनस लेते। तो साइन रूल बिल्कुल सिंपल सा कोऑर्डिनेट जैसा रखते हैं। जिस वेक्टर क्वांटिटी को हमें कंसीडर करके चलना है वो अगर ऊपर है तो प्लस, नीचे माइनस, दाहिनी तरफ प्लस और बाईं तरफ माइनस, ये ले रहे हैं। तो आप बताइएगा बेटा, जी जो था ये नीचे की तरफ है तो माइनस। यू आई, अगर आप इसमें ऐसा करिएगा बेटा, यू आई की ये वैल्यू शुरू में मत रखिए, क्योंकि यू आई के साथ भी इसका आंसर काफी इंपॉर्टेंट होता है। देयरफॉर हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू आई टी। बेटा इसको मैं इधर ले आया, टी से टी कैंसिल हुआ, तो बेटा यहां से टी आ जाएगा 2u(y) बाई जी। एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फार्मूला भी, या इस फॉर्म में जो फार्मूला है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कई बार जब पार्टिकल ग्राउंड टू ग्राउंड या जिस लेवल से चला उसी लेवल पे टकराए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला 2u(y)g होता है, ये कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए डायरेक्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस फॉर्म में भी दिमाग में पड़ा रहे तो अच्छा रहेगा। Therefore, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ui इज हियर बेटा, यू कैन सी u sin थीटा, तो u sin थीटा अपॉन जी। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको पता है कि आप में से इन सब चीजों को पढ़ा हुआ है। तो कंपटीशन इज व्हाट बेटा, कंपटीशन इज नॉट डूइंग न्यू थिंग एवरी डे, कंपटीशन इज व्हाट बेटा, व्हाटएवर इज नोन टू यू एंड इफ योर सिलेबस इज कंप्लीटेड, तो उसी चीज को और स्ट्रेंथन अप और क्लियर करना होता है। तो अगर आपको ये पता है तो मुझे ये, मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप इसे कर नहीं सकते, नेचुरली 11th में ही आपने सीख लिया है, लेकिन आप में से कुछ बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता था कि वो बच्चे जो कि फिजिक्स में बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उनके 40, 50, 60, 70 से ऊपर नंबर आ ही नहीं रहे हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि आप कैसे बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं सर ये तो हमें आता है, नहीं बेटा, आता है, लेकिन ये किसी ऐसे स्थान पर कैसे लगाया जाए जहां पर हमारे दिमाग में स्ट्राइक ही ना करे इमीडिएटली। तो ये शिक्षा तो बेटा बेसिक्स से यहीं से मिलती है। बेसिक्स का मतलब होता है
जब किसी भी आपका कंसेप्ट को या किसी भी जो साइंस का जो फैक्ट है और नॉलेज है, उसको इनिशियल लेवल पे अगर आप लगाना सीख लेते हैं, यानी सबसे शुरुआती दौर में, तो फिर जब आगे धीरे-धीरे बढ़ेंगे, तो जैसे-जैसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते जाएँगे, तो उनमें कैसे लगाएँ, वो तो तभी सीख पाएँगे ना जब आप शुरुआत से सीखते हैं। पहले 0 लेवल, फिर 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, इस तरह से 9-10 लेवल तक जाया जाता है। तो इसलिए हड़बड़ी मत किया करिए। कंसेप्ट को समझने में, अप्लाई करने में, उसके प्रोसेस को कैसे प्रोसीड करें, उसमें हड़बड़ाहट जो होती है, वो क्या करता है, जिस समय कंसेप्ट की हमें ज़रूरत है, उस समय आपको मुश्किल कर देता है। इसलिए कंसेप्ट को सीखने में ठहराव लाइए, सोच के करिए और इसमें पूरी तरह से आपका जो तरीका होता है, वो बड़ा मायने रखता है। क्योंकि टीचर आपको सिखा सकता है, लेकिन ऑन स्पॉट व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन या व्हेनेवर देयर इज़ नो सपोर्ट ऑफ एनी अदर टीचर और एनी काइंड ऑफ हिंट, तो बेटा आपके दिमाग को इंडिपेंडेंट काम करने का मौका मिलता है और आपको तैयारी इंडिपेंडेंट समय की करनी चाहिए। मतलब whenever there is no support, then in what way you can use your mind in such a way that you can, या your brain strikes the point where the solution was, मतलब उसी जगह पे दिमाग आपका जाए जहां पर हम पिक करके क्वेश्चन को उठा के राइट डायरेक्शन में जाते हैं। कंडीशन में एक और व्यथा है बेटा कि कई बार आप क्वेश्चन उसे करते हैं, अगर वो आपसे एग्जाम में आया, लेकिन अगर दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में आया, और खासतौर पर अगर वो तीसरे अटेम्प्ट में आया, दूसरे अटेम्प्ट में चलिए तो कई बार हो जाता है कि पहले अटेम्प्ट में कुछ छोटा मोटा गलती हो गया तो नहीं आया, लेकिन अगर वो तीसरे अटेम्प्ट में आया, और ऐसे कई क्वेश्चन अगर एग्जाम में तीसरे अटेम्प्ट में आते हैं, तो फिर वो आपका टाइम इतना खराब करते हैं कि आपका पेपर अच्छा होने के बावजूद भी आप कंपटीशन से बाहर होते चले जाते हैं। कि कंपटीशन इज नॉट एक्चुअली गेटिंग गुड मार्क्स, कंपटीशन इज गेटिंग मार्क्स और परसेंटाइल मोर देन द अदर कॉम्पिटिटर जो आपके लेवल पे है, उसको बीट करना ही कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो कंपटीशन में सभी के लिए विन विन कंडीशन नहीं होती है कि मतलब 4 बच्चों में कंपटीशन है तो चारों जीतेंगे, अगर सीट एक है तो एक ही जीतेगा, 3 बच्चों को दोबारा आना पड़ेगा। बोर्ड में और जो एकेडमिक होता है उसमें अलग होता है, 4 बच्चे हैं, अलग अलग लेवल के हैं, चारों जीत सकते हैं। हो सकता है एक का 94% आए, एक का 95 आए, एक 94.5 आए, एक 93.5 आए, तब तो वहां चारों जीत जाएंगे। लेकिन कंपटीशन में अगर सीट एक है तो एक जीतेगा, और सीट 2 है तो 2 जीतेगा, आपको सीट 4 है तो चारों। इतना इतना ज्यादा सीट और कम कैंडिडेट इंडिया के किसी कंपटीशन में नहीं है। एक एक सीट पर आपको पता है बड़ी बड़ी मात्रा में दावेदार बैठा हुआ है। तो कंपटीशन में बेटा एग्जाम के लिए कुछ मत छोड़िए कि वहां पर कुछ चीजें कर लेंगे, चलो यार कैलकुलेशन कर लेंगे, नहीं बेटा। जो घर पे सीखोगे, जो डे टू डे प्रैक्टिस में सीखोगे, वही तो जाके वहां डिलीवर करोगे। तो बेसिक कंसेप्ट जिनके हिले हुए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनके बेटा कंसेप्ट इस तरह की चीजों पे अच्छे हैं, उनके लिए ये तरीका नहीं बता रहा हूँ, उनको तो आता है, उनके लिए अलग है। मैं बताऊंगा इसमें ऑनलाइन क्लास के लिए 2 तरह के कोर्स में करने के सोच रहा हूँ। एक है टारगेट 120, तो अब मैं उसके बारे में बता दूं फिर इस पे वापस आता हूँ। देर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज जिन्हें मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 2024 के लिए। तो जिसको भी शुरुआत में बताया था फिर बता दें, टारगेट नीट 2024, इसमें 2 बैच होगा। पहला है हमारा टारगेट 120 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स, मार्क्स इन फिजिक्स, ये फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम इस कोर्स में उन्हीं बच्चों को इनवाइट करना चाहेंगे जिनकी मुश्किल से 30, 40, 50 से लेके 60 या 70 मार्क्स तक आते हैं, जो बच्चे इस मार्क्स के रेंज में फंसे हुए हैं। कई बार ये बच्चे जब एट होम या जब आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में, तो उसमें नंबर आपके थोड़ी से ज्यादा भी आते हैं, लेकिन एग्जाम में आप इसी में रह जाते हैं। तो कैसे बेटा 30 से 70 या 65 नंबर वाला बच्चा यहां तक पहुंचे, और सिर्फ पहुंचे नहीं, पक्का पहुंचे, यानी वट एवर बी द कंडीशन, चाहे कंडीशन जितनी ऑड हो, वो जाके यहां तक अपनी चीजों को पहुंचाए। अगर पेपर हल्का सा आपके सपोर्ट में हो, आपके फेवर में हो, तब तो आप इससे ऊपर भी जाए। ये एक बैच ये होगा। इन बैच के बच्चों को कंसेप्चुअली हर पॉइंट को आपकी जरूरत के हिसाब से आपसे मैं कन्वर्सेशन करूंगा और बताऊंगा, आपसे पूछूंगा कि किस लेवल पे आप पढ़ना चाहते हैं, उस लेवल पे जानकारी देते हुए चलेंगे। तो ये इस कैटेगरी के बच्चों के लिए थोड़ा होता ना, छोटे छोटे कंसेप्ट जो उस क्लास के अच्छे बच्चों को आते हैं, लेकिन उन बच्चों से नहीं हो पाते और बेचारे संकोच में शेयर भी नहीं कर पाते हैं कि सर मुझसे नहीं हो रहा, ये उनके लिए होगा। दूसरा टारगेट 180 है, क्योंकि आज की डेट में बेटा फिजिक्स में 180 मार्क्स लाना ये बड़ा मतलब टफ काम तो नहीं रहा। आज से 7-8 साल पहले जाए तो ये आसान नहीं था, लेकिन आज की डेट में पेपर का जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, वो कहता है भाई इफ यू डिजर्व यू कैन गेट 180। इन बच्चों के लिए क्या है, जैसे इस वाले में बेटा क्या था, कंसेप्ट प्लस एप्लीकेशन है, कंसेप्ट प्लस एप्लीकेशन प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट, 4 स्टेप हो गए। कंसेप्ट, उसका एप्लीकेशन, रिवीजन और उसका टेस्ट, और फिर टेस्ट का एनालिसिस भी है, उसको आप 5वां एनालिसिस मान सकते हैं।
इन बच्चों में कंसेप्ट आते हैं, इनको 180 प्लस वाला बच्चा कंसेप्ट जानता है। तो इनके लिए मेन है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इन क्वालिटी प्रॉब्लम्स, मतलब छोटी प्रॉब्लम में भी करना और क्वालिटी में भी करना, और फिर रिवीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड देन टेस्ट। इन बच्चों की टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मोर होनी चाहिए, तो इनके लिए अलग से बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर, ज्यादा, यानी एक महीने में अगर उनका 2 टेस्ट हो रहा है तो इनका एक महीने में उनका अगर 1 टेस्ट हो रहा कभी शुरुआती दौर में, तो उनका 2 या 3 होना चाहिए। तो ये टारगेट 120 के लिए अलग है, उनके लिए पढ़ाने का तरीका भी अलग होगा। और ये जो बेटा ये जो तरीका अभी हम तुम्हें बता रहे हैं, बिल्कुल बेहद कंसेप्चुअल इनिशियल लेवल का, ये उनके लिए है जो 30 से 70 नंबर के बीच में फिजिक्स में परेशान रहते हैं, पड़े रहते हैं, उनके लिए है। इन दोनों की फीस बेटा कोर्स की एक ही है, 1500 रुपीज पर मंथ। और आप कहोगे ये 12 महीने का, नहीं बेटा, कोर्स तो आपका 6 महीने ही जा रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का। तो ये लगभग केवल और 6 मंथ तक ही आपका पे जाएगा, उसके बाद आपको जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरा इसका एक तरीका है कि अगर आप ये मंथली नहीं देना चाहते हैं तो 1200 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग 6 मंथ से मल्टीप्लाई कर दें, यानी अगर आप एक साथ अमाउंट पे करते हैं तो 12 6 या 72, तो 7200 में आप अगर एक साथ पे कर देते हैं तो आपको ये थोड़ा सा फीस में छूट मिल जाएगा। इसको कोर्स को कराना, मैंने जैसे 3 डेज बोला है, 2 आवर्स बोला है, जरूरत होगी तो उस आवर्स को बढ़ाया जाएगा कोर्स के लिहाज से, आपकी जरूरत के हिसाब से। ये है इन व्हाट वे यू हैव टू पे और यू हैव टू ज्वाइन। तो बेटा आप मोबाइल नंबर एक नोट करिएगा, और इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल में क्या होता है, पिक करना हर वक्त संभव नहीं होता है। ये आपका आएगा 6398481016। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आप अपना डिटेल बताइए बेटा। इस पे डिटेल क्या होगा मैं ओरल बोल देता हूं, या आपने समझ लिया हो तो डिटेल में बताऊं। डिटेल में आप अपना नाम बताएंगे, आप अपने स्टेट की और जहां से बिलोंग करते हैं बताएंगे। इसके अलावा आपका नीट 2023 में अगर आपने अप्लाई किया था, उसके अंदर आप अपीयर हुए थे, तो उसमें मार्क्स क्या है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स क्या है, और आप अपने हिसाब से एक बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू फिजिक्स में आप अपने को कहां पाते हैं। मार्क्स कई बार जो होते हैं वो आपको एक्चुअल हो सकता है, कई बार आपकी एक्चुअल पोजीशन को ना बता रहे हो। कई बार कुछ बच्चे मेहनत करते हैं और साल भर उनके मार्क्स सही आ रहे थे, नीट में जाकर के थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो होता ना कि वेयर यू स्टैंड, अब उसमें फेक असेसमेंट नहीं होना चाहिए। आपके मार्क्स आ रहे हैं 50, अब आपको नहीं सर मेरे से तो 140 नंबर का पेपर हो जाता, पता नहीं 50 है, तो इतना अंतर तो नहीं होता है बेटा। ये आपका असेसमेंट थोड़ा सा फेक हो जा रहा है, या रॉन्ग हो जा रहा है, या ओवर एसेस हो जाता है, सबसे होता है, ह्यूमन नेचर है ये इसमें। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मेरे को अपनी डिटेल दे सकते हैं। डिटेल में क्या आएगा, डिटेल में मैं आपको बता दूं, आप अपना नाम बताएंगे, सिटी एंड स्टेट बताएंगे, 3 नीट 2023 में मार्क्स जो है वो आप बताएंगे, और अटेम्प्ट कौन था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। उससे बेहतर है कि 12th कब पास किया आप बता देंगे, 12th पास ईयर, उसका आप ईयर बता देंगे, आइडिया मिल जाता है। और ये जो आपको मैंने बताया नीट 2023 के मार्क्स है बेटा, ये मार्क्स है, ये मार्क्स आप सब्जेक्ट वाइज भी बता दीजिएगा एक अंदाजा। तो ये चीज करके आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इसके बारे में जानकारी हो। पेमेंट कैसे पे होगा, वहां पर क्यूआर कोड आपको शेयर करके किया जाएगा। हाँ ये है कि आप एक बिलीव कर सकते हैं, एक आप चाहे तो मंथली प्रोग्राम में आए, आपको लगे कि पता नहीं आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, तो आप मंथली प्रोग्राम में आइए, और उस मंथली प्रोग्राम में आप अमाउंट दे करके आप देखिए इन अ मंथ और 2 मंथ आपको कितना बेनिफिट होता है, उस हिसाब से आप कंटिन्यू करें। करेक्ट, ये आप कर ले बेटा। फिर हम प्रोजेक्टाइल पे आना चाहेंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या है, कैसे करना है, ये आप बेटा एक बार देख लें। चल, सो प्रोजेक्टाइल में बेटा इस लाइव सेशन में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे बेटा। हमने जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट बताया, वैसे ही कुछ एक आध पॉइंट थोड़ा सा क्विकली कर लेते हैं। जैसे आप ऐसे कुछ बच्चे होंगे वो थोड़ा क्विकनेस चाह रहे होंगे, तो आइए बेटा क्विकनेस कैसे दिखाते हैं या क्विकली कैसे करते हैं, जरा उस पर आइए देखिएगा। बेटे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक मिल गया, अब अपना पर्पज है ये एच पता करना। अब एक चीज बताइएगा, एच पता करने के लिए हमारे पास 2 ही इक्वेशन है। तो पहले तो मैं लिख दूं मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट कैसे हम निकालें।
तो मैंने तुम्हें बताया था प्रोजेक्टाइल का मतलब एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन v को u प्लस at एक्सेट्रा का x एक्सिस y एक्सिस पे अलग अलग एप्लीकेशन आना चाहिए। तो आप खुद देखो बेटा, h अगर है तो इससे रिलेटेड हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है, s को चाहे h लिख लें, और एक v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs है। तो आप देखिएगा इसको निकालने के लिए, यानी यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल को कितनी हाइट कवर करनी पड़ी, ये इक्वेशन बेस्ट फिट है। आप कहोगे कैसे? देखो बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पर है, जब पार्टिकल यहां से चला यहां पहुंचा तो x एक्सिस से उसने ये दूरी तय की विच इज इक्वल टू r/2, लेकिन जब यहां पहुंचा उसने y एक्सिस पे ये दूरी तय की, तो y एक्सिस पे कितनी ऊंचाई तक जाएगा इसको केवल y कंपोनेंट कंट्रोल करेगा। ये बेटा गैलीलियो का आइडिया है कि y एक्सिस के सारे वेरिएशन जो होता है y एक्सिस की क्वांटिटीज कंट्रोल करती हैं, और x एक्सिस के अंदर जो चेंज होते हैं उनको सिर्फ x एक्सिस की क्वांटिटीज कंट्रोल करती है। मतलब पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंकोगे, ये दूरी कितनी तय करेगा, it is not controlled by this, it is totally controlled by this velocity, and by what height it will move, finally इसका maximum height क्या होगा, that will be controlled only by this quantity। तो आप ध्यान रखिएगा, if you want to get this value then you would have to apply equation like this, or on what axis you are going to apply, on y axis। तो आप ये लगाएंगे since v square equal to u square plus 2gh। बेटा आप समझिएगा कहां से लगा रहे हैं, y एक्सिस पे अप्लाई कर रहे हैं, शुरुआत में लिखने की आदत डालो, जैसे दिमाग सेट हो जाए कि यार हम x एक्सिस पे लगा रहे हैं या y एक्सिस पे लगा रहे हैं, और कहां से कहां लगा रहे हैं बेटा, o से p तक लगा रहे हैं, ये पॉइंट o है, इसको हम p से मेंशन कर देते हैं। अब एक चीज देखिएगा बेटा, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये इससे और ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जा रहा है, तो y एक्सिस पे और ऊंचाई पे नहीं जा रहा है, इसका तो y एक्सिस का जो वेलोसिटी है वो खत्म हो चुका है, यानी vy जीरो हो गया। बेटा अगर इससे और ऊपर जाता तो ये वेलोसिटी जिंदा होता, ये और इससे ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब ऊपर ले जाने वाला ये वेलोसिटी, y एक्सिस के ऊपर ले जाने वाला वेलोसिटी खत्म हो चुका है। और x एक्सिस के वेलोसिटी का तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था बेटा, x एक्सिस पे जो वेलोसिटी होती है वो पूरी जर्नी में सेम रहती है, दैट विल बी vx एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस, ये तो यही बनी रहेगी, इसे आप u cos थीटा भी लिख सकते हैं। सो अगर मैं बेटा इस इक्वेशन को y एक्सिस पर o से p तक अप्लाई कर दूं, तो बताओ बेटा, v इज फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, यानी आप ये लिखेंगे vy स्क्वायर, u इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल बेटा ये है, यहां से शुरू किया था, दैट इज uy, वैल्यू शुरुआत में मत रखो बेटा क्योंकि यहां से एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा, प्लस 2 g इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, बेटा आप इसे हटाना चाहे हटा लें, देखो v इज सॉरी g इज ऑलवेज डाउनवर्ड, तो माइनस होगा, इसे आप माइनस लिख दें, और ये स्मॉल h को आप कैपिटल एस से लिख दें क्योंकि सिंबल यहां हमने ये यूज किया। नाउ यू कैन गेट, देखो vy इज हाउ मच बेटा, जीरो स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh, कैलकुलेशन में फास्ट कर देता हूं, h इक्वल टू बेटा uy स्क्वायर अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट आपको इस फॉर्म में भी पता होनी चाहिए बेटा, आप मैक्सिमम हाइट को इस फॉर्म में भी जाने, uy स्क्वायर बाय 2g। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ uy की वैल्यू बेटा यहां रखते हैं, तो देयरफॉर h कैन बी written as square of this upon 2g, and that's why u square sin square theta upon 2g will be the answer of the maximum height। ये इक्वेशन 3 आया। तो this is the height by which, this is the maximum height by which this particle is moving, correct? इसे लिख लो। आपने बेटे जो क्वेश्चंस पुट अप किए हैं, तो मेरे पास क्या है कि बेटा इस समय लैपटॉप यहाँ पे नहीं रख पाया था क्योंकि इस क्लास को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट एक ड्यूरेशन के लिए स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर मैं आगे कर दूंगा आपको। सो बेटे ये आ गया, चलिए ये आ गया। अब एक चीज बताइएगा, एच की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? आप खुद से क्वेश्चन करिए यार, एच मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्स हो। अब बच्चा कहता है सर यू से भी तो हो सकता है कि यू अगर हम बढ़ा दे तो एच मैक्स होगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन में ये माना जाता है कि आपने जिस प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से फेंका है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी बाय विच यू कैन प्रोजेक्ट। मतलब आपके अंदर जितनी ताकत थी आपने पूरी ताकत लगा दी फेंकने में, तो जब आपने पूरी ताकत यहाँ लगा दी तो यू तो और बढ़ा नहीं सकते, जी तो किसी स्थान पे कांस्टेंट है, तो ये तो बेटा इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपने मैक्सिमम कर दिया। तो साइन थीटा जब मैक्स होगा तो एच मैक्स होगा। तो यहां पर बताइएगा बेटा, फॉर एच टू बी मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम बेटा क्या होगा, साइन थीटा मैक्स होना चाहिए। आपको पता है साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकती, साइन थीटा मैक्स होना चाहिए, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो पता साइन थीटा की वैल्यू जो 1 होती है वो 90 डिग्री के लिए होती है, तो ये साइन 90 आ जाएगा, तो इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। जब थीटा 90 है बेटा तब एच की वैल्यू क्या होगी, मैक्स होगी, क्योंकि एच की मैक्सिमम कंडीशन के लिए हमने साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा है बेटा, मैंने यहाँ पर साइन 2 थीटा लिख दिया था, करेक्ट कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर नहीं बेटा साइन थीटा। देखिए अगर ये साइन थीटा बेटा मैक्स होगा तभी एच मैक्स होगा, और एच मैक्स होगा उसके लिए अगर ये थीटा साइन थीटा मैक्स होना है
तो आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है और साइन थीटा की 1 वैल्यू 90 के लिए होती, तो अगर थीटा 90 है तो एच मैक्स है। तो बेटा यहाँ पर अगर आप साइन थीटा की जगह पर 1 रख दीजिए या साइन थीटा की जगह 90 रख दीजिए तो एच मैक्स आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर, साइन थीटा को 1 लिख दो, 1 स्क्वायर अपॉन 2g। तो बेटा h की मैक्सिमम वैल्यू बेटे यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा। ये इक्वेशन 4। लेकिन इसमें एक लोचा है बेटा, लोचा ये है कि जब किसी पार्टिकल को 90 डिग्री पे फेंक दोगे, जैसे बेटा ये हाथ है, मैंने पार्टिकल को 90 डिग्री पर फेंक दिया, तो पता है जब कोई पार्टिकल 90 डिग्री पे ऊपर जाएगा तब तो वो सीधी लाइन में जाएगा, ऐसे वापस आ जाएगा। तो ये तो 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, हम तो ये 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं। इसलिए बेटा ये जो वेलोसिटी है ये इधर 90 पे ना होके क्लोजर टू 90 होना चाहिए। जैसे मतलब आप अगर 90 के नजदीक फेंके, जैसे मान लीजिए 88 डिग्री हुआ, तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा, उस समय उसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है। जैसे आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप चला, उससे रिलेट करें, जब कभी बैट्समैन की टाइमिंग गड़बड़ होती है, बॉल को हिट करने जाता है और बॉलर ने क्या किया, बॉल को हल्का सा घुमा दिया, तो जब उसकी बैट से और बॉल की मुलाकात हुई थोड़ा ऊपर होती है, जैसे बॉल स्लो हो गई, थोड़ी ऊपर उठ गई, जैसे फ्लाइटेड बॉल दे दिया उसने, तो जब मुलाकात बेटा ऊपर होती है तो देखो एंगल 90 के नजदीक जाता है, इसीलिए उस समय बहुत अच्छी शॉट होने के बावजूद भी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन दूरी ज्यादा नहीं होती है और बैट्समैन जो है वो वहीं पिच के आसपास कैच कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एंगल 90 के नजदीक जाएगा तो हाइट तो मैक्सिमम होगा, लेकिन जब बेटा हाइट मैक्सिमम होगा 90 के लिए तो ये बॉल ऐसे यहां जाके यहीं कहीं गिरेगी। तो इसलिए एच मैक्स के लिए एंगल शुड बी क्लोज टू 90 डिग्री। क्लोज टू 90 डिग्री का है, इक्वल टू 90 डिग्री का तो मतलब हो गया 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। करेक्ट? जरा रेंज को यहां फाइंड आउट कर ले, ये सब बड़ी बेसिक लेवल के बेटा कंसेप्ट है, उनको कर लेते हैं, फिर अगला जो लेक्चर लेंगे उसमें हम इनको और बेहतर ढंग से और इनके एप्लीकेशन की बात करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और उनका एप्लीकेशन की भी बात करेंगे। सो देखिए बेटे, हमने दो चीजें डेराइव कर ली, व्हाट वाज द टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज द हाइट, एंड द नेक्स्ट इज रेंज। रेंज का मतलब जब पार्टिकल यू फेंका गया और वो कुछ ऊंचाई पे जाके फिर वापस इसी लेवल पे गिरा, और जब इस लेवल पे गिरा तो उसने एक्स एक्सिस पे कोई दूरी तय की, जरूरी नहीं कि उसी लेवल पे गिरे। रेंज का मतलब ऐसे भी होता है, पार्टिकल को आप यहां से फेंके, ये फेंक दे, ये जाके ये जमीन पे गिरे, तो रेंज ये हो जाएगा। रेंज इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब आप ये कहोगे सर ये तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, बेटा ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने हॉरिजॉन्टल बोला, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज आर, इसलिए रेंज इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हेडिंग दीजिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज, आ रहा है। करेक्ट? कैसे निकालें बेटा, एक चीज ध्यान रखो, इस चैप्टर का सबसे या इस टॉपिक का सबसे अच्छा कंसेप्ट क्या था, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे तो है ही नहीं, ए एक्स 0 है, और जब बेटा एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन नहीं तो एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी यू एक्स है ये बदलेगी ही नहीं, और जब बेटा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलेगी नहीं तो फिर बड़ा सिंपल है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप सीधे फॉर्मूला लगा लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूएक्स है, देखें ये है, टाइम आप निकाल चुके हैं, बताइएगा, टाइम स्केलर है बेटा, जो यहां से यहां तक जाने का टाइम लगा था वही लिख दीजिए यहां पर, दैट वाज 2uy by z। सो रेंज इज हियर एक्चुअली 2ux uy by z। आप यकीन माने ये जो फॉर्म है रेंज का, इसका भी अपने आप में इस्तेमाल है। कई बार बच्चा रेंज का जो अभी इसका मैं होता है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म लाऊंगा उसको याद रखता है, तो फिर वो क्वेश्चन या वो कैलकुलेशन वो रीजनिंग का क्वेश्चन जो इससे आंसर होगा वो दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं करता है। तो आप इस पड़ाव से जरूर गुजरे, मतलब आपके मन में आए कि इस तरह का भी कोई फार्मूला आता है, और यूएक्स और यूआई में पता होने से कुछ खास तरह के क्वेश्चन की रीजनिंग बड़ी अच्छे से आंसर होती है। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इसे भी याद रखें। अब आपको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें आइए लगाइए बेटा, सिंप्लीफाई करते हैं। आप ऐसा करो बेटा, यूएक्स की वैल्यू यहां डालिए, यहीं से सिंप्लीफाई करते हैं। देखो आर इक्वल टू 2, यूएक्स इज यू कॉस थीटा, यूआई इज यू साइन थीटा अपॉन जी। अब इसको आप कैलकुलेशन में ले लीजिएगा, आर इक्वल टू, बेटा देखो यू स्क्वायर को अलग ले आइए, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। आप सबको ध्यान होगा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो आपको याद होगा साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा कर सकते हैं, तो आपका रेंज का फार्मूला हो जाएगा
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमने अप्लाई किया। रेंज का ये फार्मूला भी बच्चों के काम आता है, लेकिन मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बताऊं बेटा, ये जो फार्मूले आए हैं 3, एच का फार्मूला जो आया है, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला आया है, और जो रेंज का फार्मूला आया है बेटा, ये तभी इस फॉर्म में एप्लीकेबल है, मतलब इस तरह से या इस तरह से ये तभी एप्लीकेबल है जब प्रोजेक्टाइल जिस लेवल था उसी लेवल पे गिरे। अदरवाइज रेंज का फार्मूला बेटा फिर ये नहीं है, रेंज का फार्मूला यूएक्स इंटू टी। तो मैं एक्चुअली इसी पे इंसिस्ट करना चाहता हूं कि रेंज का ये फाइनल फार्मूले जो है लिमिटेड दायरे में हमारे लिए काम आएंगे, ठीक है। सो अब आप यहां बता दीजिए एक चीज, फॉर आर टू बी मैक्स, अगर आप चाहते हैं कि आर मैक्सिमम हो, तो फिर वही बात है बेटा, साइन 2 थीटा मैक्स होना चाहिए, साइन 2 थीटा मैक्स होना चाहिए, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। हर साइन के किसी भी एंगल की बेटा वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, करेक्ट। तो इसलिए बेटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 होगा। तो 2 थीटा इक्वल टू 90 आया, देखो 2 थीटा इक्वल टू 90, इसलिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आया। तो इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब ये बना कि जब आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंक देंगे तो उस समय वो सबसे ज्यादा दूरी एक्स एक्सिस पे कवर करेगा, यानी इफ इट इज प्रोजेक्टेड विद एंगल या एट एंगल 45 डिग्री, देन इट विल कवर मैक्सिमम डिस्टेंस। यही कारण है क्या है बेटा, जब कभी क्रिकेट में देखिएगा आपका बैट का फ्लो ऐसे जाता है कि बॉल लगभग 45 डिग्री या 50 डिग्री, यही 45 के आसपास के डिग्री पे जाए तो आपकी बॉल काफी दूर जाती है, आपको 6 मिलता है। क्यों? जब 45 के आसपास का एंगल जाता है तो उस समय रेंज सबसे ज्यादा होता है, करेक्ट बेटा। सो मैक्सिमम रेंज के लिए ये कंडीशन आई। तो अब अगर एक काम अगर करना चाहे, ये 45 डिग्री वैल्यू अगर इस जगह पे रख दें, या 90 डिग्री सीधे, या सॉरी ऐसा करें 1 सीधे रख दें, क्योंकि साइन 2 थीटा को 1 लिख दीजिएगा तो आर मैक्स आ जाएगा। तो आप बताइएगा आर मैक्स कैसे निकाला जाए? पुटिंग वैल्यू 1 इन एट दिस प्लेस। तो देयरफॉर इक्वेशन स्टार क्या होता है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर, आप इस स्थान पे बेटा 1 रख दीजिएगा, इंटू 1 अपॉन जी, तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी होता है, यह है। सो आज की इस लेक्चर में बेटा इतना ही सी छोटी सी बात करनी थी, क्योंकि मैंने बड़ी बेसिक लेवल की यहाँ पर बात आपको बताई कि कैसे प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम को कंसेप्चुअली लेकर चलते हैं, और कैसे जब आप इसको टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज वगैरह को अप्लाई करते हैं तो इसके जो कंसेप्ट है कि एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी बदलती नहीं है, वाई एक्सिस पे सिर्फ बदलती है, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ वाई एक्सिस पे होता है। और अगर आप इस थॉट को दिमाग में लेके चलते हैं तो आपको आसानी से प्रॉब्लम हो जाती है, और आपका कंसेप्ट भी स्ट्रेंथन अप होता है, आप कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं। इस वीडियो में बेटा इतनी ही बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच।